हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फिर से हमारा आज का सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल के नाम। और बिहार स्पेशल में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिहार के इतिहास के बारे में। हमारे बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है ना। यानी बिहार एक बहुत ही समृद्ध पैलेस रहा है, एक जगह रहा है हमारे प्राचीन समय से। और प्राचीन काल में बिहार का कितना बोलबाला था, क्या क्या चीजें थी, आज हम लोग इस सेशन में लेके चलेंगे। बिहार प्राचीन काल में, बिहार प्राचीन काल में, प्राचीन काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो भी एक तरीके हैं वन लाइनर के रूप में मैंने रखा है, और आपको ध्यान से देख लेना है। लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा पॉज करके। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनना होगा तो सुन लीजिएगा, क्योंकि आगामी जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन है, बीपीएससी 72वीं, आगे 73वीं, या जो भी बिहार के एग्जामिनेशन, बीएसएससी या फिर बिहार पुलिस वगैरह, इसमें कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएंगे ही आएंगे। बीपीएससी में तो हालांकि 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 बहुत ही ज्यादा कंटेंट रखता है इसको लेके। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं बिहार का बेहतरीन इतिहास क्या है। बिहार प्राचीन काल में, यानी हम लोग इतिहास को मेरे प्यारे दोस्तों कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं सर हमारे इतिहास को। तो इतिहास जब 3 भाग में बढ़ता है, हमारा हिस्ट्री पहले जान जाते हैं। तो 3 भागों में सबसे पहला आता है एंशिएंट। क्या आता है? एंशिएंट। तो हमने प्राचीन काल में हमारे बिहार को पढ़ना शुरू कर दिया है। फिर हम लोग आएंगे मेडिएवल में। क्या आएंगे? मेडिएवल। तो जब मेडिएवल में आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन। तो ये भी शुरू होगा। और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न यानी आधुनिक, तो ये भी शुरू होगा। तो अभी प्राचीन को हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा नहीं लगेगा। प्राचीन वाले आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, इसका वीडियो 2 आएगा, वीडियो 2 में खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो में मैं आपको प्राचीन काल, बिहार का प्राचीन काल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण सारी चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है, बिल्कुल हमें भी पता है और आपको भी पता है। इसलिए अब भले जिनको नहीं पता है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि बिहार क्या है, क्यों बिहार नामी है, बिहारी लोग ऐसे होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा ना, फिर उसके बाद आपके पास अथाह प्रश्न, अथाह उत्तर आ जाएंगे उन लोगों के प्रश्न का कि हमारा बिहार और हम लोग क्यों बिहारी होने पे गर्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जनपद में स्थित था। अंग महाजनपद कहां पर स्थित था, आपका ये प्रश्न बनता है। तो भागलपुर जनपद में स्थित था। ठीक है, पहले स्टेट, जैसे अभी राज्य हो गया ना 28, उसी तरीके से हमारे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। 16 महाजनपद में बांटे गए थे, उनमें मगध भी एक जनपद था। लेकिन वो मगध के साथ साथ यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अंग के बारे में। तो अंग, क्योंकि बिहार का ही ये भाग था अंग, अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जनपद में स्थित था। तो ये आपसे पूछ सकता है अंग महाजनपद के रूप में, जैसे मगध महाजनपद था ना, अंग भी था, ये भागलपुर में स्थित था। भागलपुर अंग महाजनपद कहां पर स्थित था? बिहार में, भागलपुर में स्थित था। किसकी राजधानी चंपा थी? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अभी प्रीवियस टाइम में मैंने सीडीपीओ का प्रश्न बनाना शुरू किया है। जैसे जो सीडीपीओ आपके इस चैनल पर पीवाईक्यूज भी आएंगे, सीडीपीओ के प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद अभी 1998 का, फिर 2005 में जो सीडीपीओ हुआ था उन दोनों का, फिर उसके बाद बीपीएससी जो पीवाईक्यूज है वो भी मैं लाऊंगा। और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, फिर आप आसानी से बनाने लगोगे। अंग की राजधानी कौन थी? चंपा थी। अंग कहां पे मौजूद था? बिहार के प्रांत में, भागलपुर में। आगे बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में स्वीकार किया गया था। बौद्ध साहित्य में, यानी जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध साहित्य में, चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में स्वीकार किया गया था। मगध का महाजनपद वर्तमान पटना तथा गया के जनपदों में स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह थी। कहां थी? राजगृह। तो मगध भी एक जनपद था। अभी अंग हमने पढ़ा भागलपुर, मगध कहां पे आया? पटना। पटना को पहले हम लोग बोलते थे पाटलिपुत्र। क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। इसका और भी बहुत सारा नाम है, मैं बताऊंगा। मगध का महाजनपद वर्तमान पटना में, पटना तथा गया के जनपदों में स्थित था और इसकी राजधानी थी राजगृह। क्या थी मगध की राजधानी? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। समय पर यह बदली भी थी, मगध की राजधानी राजगृह। समय समय पे ये बदला भी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, जो बीपीएससी 72वीं निकाल के छोड़ना है, बीपीएससी 72वीं
निकाल के छोड़ना है, ऐसा जुनून ले आना है कि बीपीएससी 72वीं एकदम फोड़ के रख देना है, फाड़ देना है एकदम बीपीएससी 72वीं को। आइए, मैहर, मैहार का चिरांत नामक स्थान, कहाँ का? मैहार का चिरांत नामक स्थान। ये मैहार नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसलिए मैंने वो, बिहार के चिरंद नामक स्थान पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता को चिन्ह मिले हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार है, ठीक है। बिहार के चिरंद नामक स्थान पर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। ये MVVI है क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब एक लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ताम्र पाषाण युगीन के सभ्यता चिन्ह कहां पर मिले हैं? बिहार के चिरांद में। कहीं कहीं पे चिरांद लिखेगा, कहीं कहीं पे चिरंद भी लिखेगा। ओके, यहाँ उत्खननों में काले लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उत्खनन में काले लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। और चिरंद की सभ्यता, ये जो चिरंद है इसकी सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के लगभग पुरानी है। कितने की पुरानी है? 2000 ईसा पूर्व लगभग पुरानी है चिरंद का। उत्खनन में ये पूछ सकता है कि काले लाल मृदभांड बिहार में किस जगह पर उत्खनन में मिले हैं? तो चिरंद नामक स्थान पर मिले हैं। ताम्रपाषाण युगीन की सभ्यता चिन्ह कहाँ मिले हैं? बिहार के चिरंद नामक स्थान पर मिले हैं। अगला बोला है, सतपथ ब्राह्मण विभिन्न माधव व उसके पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार की सदानीरा नदी, सदानीरा नदी, बिहार की सदानीरा नदी को एक नाम और दिया गया है, गंडक नदी। सदानीरा किसको बोलते हैं? गंडक नदी को, के तट पर पहुंचने का विवरण देता है। आप सदानीरा एक जो चैप्टर है बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर है क्लास 12th में, सदानीरा। ओके, तो सदानीरा किस नदी का नाम है? गंडक नदी का। ये भी याद कर लीजिएगा, ये VVI MCQ बनेगा आपका, ठीक है, MVVI MCQ बनेगा क्योंकि ये प्रश्न करेगा आपसे। सदानीरा नदी किस नदी को कहते हैं? गंडक नदी को। और सतपथ ब्राह्मण विभिन्न माधव व उसके पुरोहित गौतम राहुगण, ये सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार के सदानीरा नदी, गंडक नदी के तट पर पहुंचने का विवरण देता है। यानी जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें सतपथ ब्राह्मण जो अलग अलग ब्राह्मण थे। देखिए, नदी का भी यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। हालांकि जब आप इस नदियों के बारे में जब प्राचीन समय में जाइएगा तो ये नदी बहुत ही फर्टाइल थी, यानी उपजाऊ थी। बहुत घने जंगल थे इसमें, बहुत तगड़े तगड़े जंगल थे। और लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया उन जंगलों को काट दिया गया। और गंडक नदी तो अभी आप देख ही रहे हैं, गंडक का जो उधर से आते हुए फिर गंगा में मिलान होता है। सतपथ ब्राह्मण विदेह जनक का उल्लेख समाध के रूप में अभिप्रेरित करता है। जो सतपथ ब्राह्मण है विदेह, क्या नाम है? विदेह, अच्छा विदेह भी है, विदेह माधव व उसके पुरोहित सतपथ ब्राह्मण विदेह जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में अभिव्यक्त करता है। विदेह जनक, तो आप जो जनक आप समझते होंगे, ठीक है ना, जनक का उल्लेख समाज के, फिर जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में, किसके रूप में? सम्राट के रूप में भी मिलता है, अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है सम्राट के रूप में। सतपथ ब्राह्मण विदेह जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में भी मिलता है। ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद नहीं, ये यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली थी। ये तो पता ही होगा आप लोगों को क्योंकि वज्जी संघ से हम लोग पढ़ाई किए हैं। और वज्जी संघ किससे जुड़ा हुआ है, किस एक महान पौरुष से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा है। ठीक है, वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली थी। और वज्जी संघ से कौन महान पुरुष जुड़े हुए हैं? बस तुरंत आएगा अभी। वज्जी संघ 8 गणराज्यों में, कितने गणराज्यों में? 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। 8 गणराज्यों में से एक शाक्य, क्या था? शाक्य गणराज्य। कौन सा गणराज्य? शाक्य। 8 गणराज्य, और 8 गणराज्यों में से एक शात्रक, जिसे ज्ञात्रक भी हम लोग कहते हैं। कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। उनकी माता त्रिशला
संघ के दूसरे सदस्य लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? प्रमुख चेतक की बहन थी। तो ये एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में फंसिएगा। सबसे पहले महावीर भगवान का जन्म, ठीक है ना, महावीर भगवान का जन्म किस संघ में हुआ है? वज्जी संघ में। किस गणराज्य से थे? शाक्य गणराज्य से थे। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। और ये किस सदस्य किससे थे? लिच्छवी गणराज्य से भी थे। किससे थे? वज्जी संघ था और गणराज्य कौन था? लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। और किस कुल के थे? शाक्य के। कपिल वस्तु के इस शाक्य गणराज्य में एक और जगह का नाम क्या था? कपिल वस्तु के इस शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे सिद्धार्थ। प्रमुख कौन थे? सिद्धार्थ। तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। इसीलिए ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे। कौटिल्य ने, कौटिल्य किनको कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख, कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख किस तरीके से किया है, इसके बारे में जानिए। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख क्या किया है? कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। राज शब्दोपजीवी, ठीक है, संघ के रूप में किया। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज शब्दोपजीवी कैसे लिखा हुआ है? देखिए, राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। पूर्वोत्तर बिहार के शाक्य गणराज्य में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। इसी के समीप लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ था। उनके पिता शाक्य मुनि के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? माता का नाम महामाया था। और पिता थे शुद्धोधन। कौन थे पिता? पिता थे शुद्धोधन, माता थी महामाया। कपिल वस्तु की राजधानी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का पहला नाम सिद्धार्थ था। किस गणराज्य से थे? शाक्य गणराज्य से थे। कौन से बिहार से थे? पूर्वोत्तर बिहार से थे। समझ में आ रहा है? और उनके पिता कहाँ के प्रधान थे? तो शाक्य मुनि के प्रधान थे। उनके पिता कहाँ के प्रधान थे? शाक्य मुनि के प्रधान थे। कितना प्रश्न बना ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न आना ही आना है, आएगा ही आएगा, छूट के नहीं जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत जरूरी है ये मेरे प्यारे साथियों, बहुत जरूरी है ये। ओके, इसे ध्यान से देख लेना है। आगे वैदिक साहित्य, अगला क्या है? वैदिक साहित्य मगध के लोगों का उल्लेख वात्र यानी पतित के रूप में करता है। वैदिक साहित्य में मगध है। ये क्या है? मगध के लोगों का उल्लेख किसके रूप में करता है? व्रात्य के रूप में करता है, जिसको हम लोग पतित कहते हैं। क्या कहते हैं? पतित। वैदिक साहित्य मगध के लोगों, डीप है क्वेश्चन, डीप है, कभी इस तरीके का प्रश्न आया नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा लेना है। अगर दे दिया तो क्या करेंगे? वैदिक साहित्य मगध के लोगों का उल्लेख व्रात्य पतित के रूप में करता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पहले मगध में बृहद्रथ राजवंश के शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी बृहद्रथ आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बृहद्रथ जो है, यहाँ पे ऐसे कर दिया है, बृहद्रथ राजवंश का, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में सबसे पहले किसका था? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बृहद्रथ राजवंश के शासक का उल्लेख होता है। इस काल में राज्य की राजधानी राजगृह थी। इस काल में राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, जिसे गिरि ब्रज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और महाभारत में बृहद्रथ के पुत्र जरासंध, किनका? बृहद्रथ के पुत्र कौन थे? जरासंध का उल्लेख सम्राट के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? सम्राट के रूप में। आपको पता होगा कि जरासंध का अखाड़ा, राजगीर में आप जाते हो तो देखते हो, जरासंध का पूरा फिगर भी है, मतलब बना हुआ मूर्ति है, एक आइडल है, जिसमें ऐसे लिए हुए हैं वो गदा, और क्या बोलते हैं, जरासंध के अखाड़ा के रूप में वो दिखाया गया है। गदा नहीं, मतलब वो जो होता है ना, उस तरीके से वो थे। तो जरासंध का नाम है, और जरासंध महाभारत से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है। भगवान श्री कृष्ण के साथ और जरासंध का युद्ध हुआ था।
इस काल में राज्य की राजधानी राजगिरी गिरिब्रिज थी। यानी यहाँ बोला मगध के सबसे पहले बृहद्रथ का राजवंश का उल्लेख है और बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध। पूछ सकता है जरासंध किनके पुत्र थे? बृहद्रथ के पुत्र थे। बृहद्रथ के पुत्र कौन थे? जरासंध। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सबसे पहले किसका उल्लेख है? तो बृहद्रथ का उल्लेख है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, अगले सेशन में फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन 2 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।